हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ऊन के तंतु का उत्पादन तथा उसकी विशेषताएं, मैन्युफैक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वूल फाइबर। ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होती है, इसलिए यह एक जांतव तंतु है। ऊन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वूल। फर्स्ट, कुमारी अथवा वर्जिन ऊन। जिस भेड़ की ऊन पहले कभी भी न उतारी गई हो और पहली बार उतारी गई है, उसे कुमारी अथवा वर्जिन ऊन कहते हैं। सेकंड, मेमने की ऊन, लैम्स वूल। जब मेमना 8 महीने का हो जाता है, तब उसके बाल उतारे जाते हैं और उनसे जो ऊन बनती है उसे मेमने की ऊन कहा जाता है। यह ऊन बहुत ही कोमल होने के कारण अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। होगेट ऊन, होगेट वूल। जब भेड़ 12 से 14 मास की हो जाती है और उसकी ऊन की कटाई पहली बार की जा रही हो, तो उस ऊन को होगेट ऊन कहते हैं। इसके सिरे मुलायम होते हैं तथा नुकीले होते हैं। वेदर ऊन, वेदर वूल। यह ऊन उन भेड़ों की होती है जिनकी कटाई पहले की जा चुकी हो और दोबारा तीसरी बार ऐसे की जा रही हो, उसे वेदर वूल कहा जाता है। यह ज़्यादा अच्छी किस्म की नहीं होती। नंबर 5, खींची गई ऊन यानी पुल्ड वूल। जिन भेड़ों को मांस के लिए मारा जाता है, उनके बालों को निकालने के लिए उन पर कुछ रासायनिक पदार्थ या चूना लगाकर खींचा जाता है और फिर उससे ऊन तैयार की जाती है। तो जो ऊन मरी हुई भेड़ के शरीर से खींची जाती है उसे पुल्ड ऊन कहते हैं। मृतक ऊन, डेड वूल। जिन भेड़ों की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है, उनसे प्राप्त की गई ऊन को मृतक ऊन कहते हैं और यह भी अच्छी किस्म की नहीं होती। नंबर 7, कोटी ऊन, कोटी वूल। जिन भेड़ों को अच्छा वातावरण नहीं मिलता रहने के लिए या अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है, तो उनसे प्राप्त की गई ऊन सख्त तथा जल्दी टूटने वाली होती है और उस ऊन को कोटी ऊन कहा जाता है। टैगलॉक ऊन, यह ऊन टूटी फूटी, बदरंग तथा घटिया किस्म की होती है। ऊन की श्रेणियाँ यानी वैरायटीज ऑफ वूल। भेड़ों से प्राप्त ऊन उनके स्वास्थ्य पर, उनके मिलने वाले भोजन पर, उनके पालने का ढंग कैसा है तथा वे किस जलवायु में रहती हैं, इन सब पर निर्भर करता है। भेड़ों से प्राप्त की गई ऊन को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी अर्थात अच्छी किस्म की ऊन। इस प्रकार की ऊन मेरिनो नामक किस्म की भेड़ से प्राप्त की जाती है। इसे सबसे उत्तम प्रकार की ऊन माना जाता है। इसकी लंबाई 1 इंच से 5 इंच तक होती है और इससे जो धागा बनता है वह बहुत ही मजबूत तथा लचकदार होता है। द्वितीय श्रेणी अर्थात मध्यम श्रेणी की ऊन, क्लास 2 और मीडियम वूल। यह सफोक, डोरेस्ट तथा श्रॉपशायर नामक भेड़ों से प्राप्त की जाती है। ये भेड़ें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में पाई जाती हैं। इस किस्म की भेड़ों के भारी बाल होते हैं, इसलिए इनसे प्राप्त ऊन बारीक, मजबूत तथा लचीली होती है और इनसे बहुत अच्छे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तृतीय श्रेणी अर्थात लंबी ऊन। यह ऊन लिंकन, कोट्सवोल्ड्स तथा रोमने मार्श नामक किस्म की भेड़ों से प्राप्त की जाती है।
ये भेड़ें इंग्लैंड में पाई जाती हैं। इनसे प्राप्त रेशों की लंबाई 5 इंच से 15 इंच होती है। ये रेशे लंबे, मजबूत तथा चमकीले तो होते हैं, किंतु इनमें लचक कम होती है। चतुर्थ श्रेणी अर्थात कारपेट ऊन। यह ऊन मिली जुली जाति की भेड़ों से प्राप्त की जाती है। इस ऊन के रेशे चमकदार तथा कम घुमाव वाले होते हैं। इस ऊन से घटिया किस्म की ऊनी कपड़े तथा गलीचे बनते हैं। ऊन का उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ वूल। ऊन के उत्पादन के लिए सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, यानी शेयरिंग। भेड़ों के बालों की कटाई ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने पर की जाती है। कटाई करने से पहले उन भेड़ों को अच्छे तरह से नहलाकर साफ सुथरा किया जाता है, क्योंकि उनके जो बाल हैं वो आपस में गुथे हुए होते हैं और उनमें धूल मिट्टी होती है। ऊन काटने वाला व्यक्ति ऊन को एक ही परत के रूप में काटता है। जो ऊन भेड़ों से परत के रूप में उतारी जाती है उसे फ्लीस वूल कहते हैं और ये अच्छी क्वालिटी की होती है। किंतु जो ऊन मरी हुई भेड़ से उसके बालों को खींचकर निकाली जाती है उसे पुल्ड वूल कहते हैं और वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप, छांटना तथा श्रेणीबद्ध करना। विभिन्न प्रकार की ऊन को उसके तंतुओं की लंबाई, क्या बारीकी है धागे की, रेशे की, रंग तथा मजबूती के आधार पर छांटकर उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। ऊन की श्रेणियाँ भेड़ों की जाति, उनकी देखभाल तथा वो किस जलवायु में रह रही हैं और किस भाग से बालों की कटाई की गई है, इन सब पर भी निर्भर करता है। जो ऊन की परतें भेड़ की पीठ, कंधों तथा बगलों से उतारी जाती है वह छोटी, टूटी हुई तथा निम्न श्रेणी की होती है, और जो भेड़ के सिर की ऊन होती है वह छोटी, सख्त तथा सबसे घटिया श्रेणी की होती है। नेक्स्ट, धुलाई तथा शुद्धिकरण, वॉशिंग एंड स्कोरिंग। ऊन जब काटी जाती है तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि धूल, चिकनाई, पसीना, घास फूस इत्यादि। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए 4 टैंकों का प्रयोग किया जाता है। ऊन को पहले होज में साबुन के साथ धोया जाता है तथा अन्य टैंकों में उसका साबुन आदि निकाला जाता है। जब वो अंतिम होज में से निकलती है तो ऊन सफ़ेद तथा नरम होकर निकलती है। शुद्धिकरण के पश्चात ऊन को नमी वाले वातावरण में सुखाया जाता है ताकि ऊन नरम तथा लचकदार रहे। सूखने के पश्चात ऊन में लगभग 16% नमी रहनी चाहिए। शुद्धिकरण व धुलाई के पश्चात कार्बनीकरण की प्रक्रिया की जाती है। शुद्धिकरण से ऊन की गंदगी, धूल आदि दूर हो जाते हैं, किंतु उसमें उपस्थित वनस्पतिक संबंधी अशुद्धियाँ दूर नहीं होती। इन अशुद्धियों को हटाने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। इसके लिए ऊन को गंधक के हल्के तेजाब यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में डुबोया जाता है। डुबोने के पश्चात ऊन को दबा कर फालतू तेजाब को निकाल दिया जाता है और फिर उस ऊन को नियंत्रित तापमान में सावधानी से सुखाया जाता है। इससे वनस्पतिक अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ऊन भार में हल्की तथा सख्त हो जाती है। नेक्स्ट, शुष्कीकरण तथा तैलीकरण, ड्राइंग एंड ऑयलिंग।
जब ऊन को स्वच्छ गर्म पानी में धोया जाता है तथा लकड़ी के डंडों पर फैलाकर सुखाया जाता है तो उसमें से उपस्थित अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। ऊन को लचीला तथा नरम बनाने के लिए उस पर जैतून का तेल या ग्लिसरीन लगाकर 2 सप्ताह के लिए रख दी जाती है। ऐसी तेल लगाई गई ऊन धुनाई के समय कम टूटती है। पिंजाई कार्डिंग। कार्बनीकरण के पश्चात ऊन इस अवस्था में नहीं होती कि उसकी कताई की जा सके, क्योंकि ऊन के तंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही शुष्क होते हैं। ऊन को मिलाकर उसकी पतली नरम पट्टी बना ली जाती है और इस कार्य के लिए रोलरों का प्रयोग किया जाता है। पिंजाई करने के लिए ऊनी तंतुओं को ऐसे रोलर्स में से गुजारा जाता है जिस पर हजारों दांते लगे हुए होते हैं। ये दांते तंतुओं को खींचकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं, यानी सुलझा देते हैं। इससे तंतु काफ़ी समानांतर हो जाते हैं तथा ऊनी कपड़ा मुलायम बनता है। इस प्रक्रिया में शेष अशुद्धियाँ भी अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ऊनी वस्त्र रोएदार होते हैं, इसलिए सभी तंतुओं का समानांतर अवस्था में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वस्टेड धागों के लिए अधिकांश तंतुओं को समानांतर अवस्था में होना जरूरी है। कंघी करना, कॉम्बिंग। कंघी केवल वस्टेड ऊन के धागों की ही की जाती है। इससे 4 इंच तक के तंतु तथा 4 इंच से अधिक लंबे तंतु समानांतर दशा में आ जाते हैं। जो 4 इंच से छोटे तंतु होते हैं उनको नॉयल्स कहा जाता है और जो 4 इंच से अधिक लंबे होते हैं उनको टॉप्स कहा जाता है। तो कंघी करने की प्रक्रिया में ये दोनों नॉयल्स एंड टॉप्स अलग अलग हो जाते हैं और समानांतर दशा में आ जाते हैं। ये कोमल, चमकदार तथा मजबूत होते हैं। इनका प्रयोग वस्टेड कपड़े, गैबर्डीन कपड़ा आदि बनाने के लिए किया जाता है। लंबे तंतुओं का प्रयोग वस्टेड कपड़े अथवा गैबर्डीन कपड़े को बनाने के लिए किया जाता है। कंघी करने के पश्चात खींचना तथा घुमाना। खींचने की प्रक्रिया सामान्यतः वस्टेड कपड़ों के तंतुओं पर की जाती है। कंघी करने से समानांतर हुए तंतुओं को खींचा जाता है। इससे तंतु बारीक होकर आपस में सट जाते हैं। इन तंतुओं से पतली पूनियाँ बनाई जाती हैं। अब इन पूनियों को हल्की सी ऐंठन दी जाती है ताकि पतले तंतु एक दूसरे से जुड़े रहें। कताई तथा बुनाई, स्पिनिंग एंड वीविंग। कताई करने के लिए ऊन की पूनियों में से धागे को खींचकर ऐंठन दी जाती है। जो कम ऐंठन वाले धागे होते हैं उनसे मुलायम ऊनी वस्त्र बनते हैं और जो कसे हुए, समतल व अधिक ऐंठन वाले धागे होते हैं उनसे वस्टेड कपड़ों की बुनाई की जाती है। ब्लीचिंग तथा रंगाई, ब्लीचिंग एंड डाइंग। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ऊन पर कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं। ऊन को हटाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है और डाई करने के लिए उसको अम्लीय रंगों के घोल में यानी एसिड डाइज के घोल में उसको डुबोया जाता है रंगने के लिए। लास्ट स्टेप, परिष्कृति। ऊनी वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए उन पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तभी वो बाज़ार में भेजी जाता है कपड़ा। ऊनी वस्त्रों को सुखाते समय उन्हें खींचकर समान रखा जाता है ताकि उनकी चौड़ाई एक समान बनी रहे। वस्त्र की सतह पर ब्रश फेरा जाता है ताकि उस पर से रोए उठाए जाएं। इन रोयों की फिर समान लंबाई में काट की जाती है
और उसके पश्चात वस्त्र को बाज़ार में भेजा जाता है। तो इस तरह से ऊन का उत्पादन किया जाता है। आइए अब हम ऊनी तथा वर्स्टेड वस्त्रों में अंतर को समझते हैं। ऊनी कपड़े, ये वस्त्र छोटे तंतुओं से बुने जाते हैं और वर्स्टेड कपड़े लंबे तंतुओं से बुने जाते हैं। ऊनी कपड़े के तंतु जो हैं उनकी केवल धुनाई की जाती है, जबकि वर्स्टेड कपड़ों के तंतुओं की धुनाई तथा कंघी की जाती है। ऊनी कपड़ों के तंतु कम संख्या में समानांतर स्थिति में होते हैं और वर्स्टेड कपड़ों के तंतु अधिक संख्या में समानांतर स्थिति में होते हैं। ऊनी कपड़ों के धागे कम मजबूत तथा कम ऐंठन वाले होते हैं। वर्स्टेड कपड़े के धागे चिकने तथा अच्छी ऐंठन वाले होते हैं। वर्स्टेड कपड़ों की अपेक्षा ऊनी कपड़े अधिक भारी होते हैं और ऊनी कपड़ों की अपेक्षा वर्स्टेड कपड़े हल्के होते हैं। ऊनी कपड़ों की सतह कम घनी, खुरदरी तथा फुज्जीदार होती है। इस कारण इन वस्त्रों की क्वालिटी छुप सकती है। यही कारण है कि ऊनी वस्त्रों में आसानी से मिलावट हो सकती है। किंतु वर्स्टेड कपड़ों की सतह चिकनी होती है। ये वस्त्र ऊनी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक सघनता से बुने जाते हैं। इनमें मिलावट करना कठिन है क्योंकि फिलर्स आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऊनी कपड़ों की बुनाई अनिश्चित आकार की सादी अथवा ट्विल होती है, जबकि ऊनी कपड़ों की अपेक्षा वर्स्टेड कपड़ों की बुनाई घनी होती है। निश्चित नमूना, विशेष तौर पर ट्विल बुनाई तथा कभी कभार सादी बुनाई भी होती है। दबाव पड़ने पर ये वस्त्र ढीला हो जाता है। दबाव पड़ने पर ऊनी वस्त्र ढीला हो जाता है, किंतु ऊनी वस्त्रों के मुकाबले वर्स्टेड वस्त्रों पर सलवट कम पड़ती हैं। ऊनी वस्त्र वर्स्टेड से अधिक गर्म पर कम टिकाऊ होते हैं। वर्स्टेड कपड़े ऊनी कपड़ों से कम गर्म किंतु अधिक टिकाऊ होते हैं। ऊनी कपड़ों की सतह नर्म, शीघ्र गंदी होने वाली किंतु आसानी से धब्बे छुड़ाने वाली होती है। वर्स्टेड वस्त्र ये जल्दी गंदे नहीं होते। ऊनी वस्त्र सस्ते होते हैं। इनका प्रयोग हाथ की बुनाई, कंबल, ट्वीड, खेलों के कपड़े, जैकेट, स्वेटर्स तथा सर्दी में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों के लिए किया जाता है। वर्स्टेड कपड़े महंगे होते हैं तथा इनकी सिलाई उत्तम होती है। स्त्रियों व पुरुषों की पोशाकें जैसे पारंपरिक सूट, कोट पैंट आदि इनसे बनते हैं। ऊन की विशेषताएं। ऊन की दो प्रकार की विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं व रासायनिक विशेषताएं। सबसे पहले हम भौतिक विशेषताएं करते हैं। नंबर 1, संगठन, कंपोजिशन। जांतव तंतु होने के कारण ऊन का मुख्य अंश कैरोटीन नामक प्रोटीन है। सूक्ष्मदर्शी संरचना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। लंबाई की तरफ से माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर ऊन के तंतु बेलनाकार नली जिस पर नुकीले दंते उठे हुए हैं ऐसे दिखाई देते हैं। इन नुकीले दंते यानी हॉर्नी स्केल्स की वजह से ये तंतु आपस में सटे होते हैं। लंबाई, लेंथ। ऊन की लंबाई भेड़ की किस्म, किस भाग से ऊन उतारी गई है, कितने दिनों बाद उतारी गई है तथा भेड़ की किस आयु में उतारी गई है, इन बातों पर निर्भर करता है।
यह लंबाई 1.5 इंच से लेकर 15 इंच तक हो सकती है। चमक, लस्टर। अच्छी प्रकार की ऊन में चमक होती है तथा घटिया प्रकार की ऊन में बहुत कम चमक होती है। स्ट्रेंथ, तंतु की दृढ़ता। ऊन का तंतु एक कमज़ोर तंतु है। गीला होने पर इसकी शक्ति और भी कम हो जाती है। नमी का प्रभाव तथा अवशोषण, इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर और मॉइस्चर अब्जॉर्बेंसी। ऊन का तंतु बहुत देर से गीला होता है। यह लगभग अपने भार के 30% तक नमी सोख लेता है। इसलिए ऊन गीली भी देर से होती है तथा सूखने में भी टाइम लगता है। संकुचन, श्रिंकेज। वस्टेड वस्त्र कम सिकुड़ते हैं, किंतु ऊन के शल्क यानी स्केल्स गर्मी, नमी तथा दबाव के कारण फूल जाते हैं तथा फूल कर एक दूसरे से गुथ जाते हैं। इससे उनमें श्रिंकेज हो जाती है। रेजिलियंसी, लचक। ऊनी वस्त्रों में काफ़ी लचक होती है, इसलिए उन पर सलवटें नहीं पड़ती जल्दी से। नेक्स्ट है तन्यता, इलास्टिसिटी। ऊन में बहुत तन्यता होती है। सूखी ऊन के तंतु में लगभग 10 से 30% तक तथा गीली ऊन में लगभग 30 से 40% तक बिना टूटे खींच जाने की क्षमता होती है। ताप संचालन, हीट कंडक्टिविटी। शल्की यानी स्केली होने के कारण ऊनी कपड़े आपस में सट जाते हैं तथा इनसे वायु का निकास कठिनता से होता है। इसलिए ऊनी वस्त्र ताप के कुचालक होते हैं और इन्हें हम इसी वजह से सर्दियों में पहनते हैं। घर्षण का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ऊनी वस्त्रों को रगड़ने से, विशेषकर जब वे गीले हों, इनके तंतु आपस में सट जाते हैं। इससे ऊन संकुचित, मोटी तथा खुरदरी हो जाती है और कपड़ों पर रोएं भी आ जाते हैं। ताप का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। हल्के ताप का ऊन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अधिक तापमान पर इसके तंतु नष्ट हो जाते हैं। धूप का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट। सफ़ेद ऊनी वस्त्र धूप में पीले पड़ जाते हैं और रंगदार वस्त्रों को भी अगर अधिक देर धूप में रखने से उनका रंग उड़ जाता है और उनके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। फेल्टिंग। ऊनी रेशों के शल्क नमी, गर्मी तथा दबाव से फूल जाते हैं। जब इनको सुखाया जाता है तो इनके तंतु आपस में सटकर इंटरलॉक होकर ऊन की कताई में सहायता करते हैं और इस विशेषता को फेल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, लहरियापन, क्रिम्पिंग। ऊन का तंतु कुछ सीमा तक लहरदार तथा ऐंठन युक्त होता है। ऊन जितनी अच्छी होगी उसमें उतनी अधिक लहरें होंगी। रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, अम्लों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स। गंधक के तेज़ अम्ल से ऊन का तंतु नष्ट हो जाता है, किंतु अन्य खनिज अम्ल चाहे वे ठंडे हों या गर्म ऊन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते और इसी विशेषता के कारण ही तंतुओं पर कार्बनीकरण की प्रक्रिया करके उसमें से वानस्पतिक अशुद्धियाँ हटाई जा सकती हैं। क्षारों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ अल्कलीज। ऊन पर क्षारों का बड़ा हानिकारक प्रभाव होता है। तेज क्षार के घोल में ऊन का तंतु नष्ट हो जाता है। गर्म घोल का प्रभाव तो और भी हानिकारक होता है।
क्षार का थोड़ा सा अंश भी ऊनी वस्त्रों में अगर रह जाए तो इन वस्त्रों का रंग उड़ जाता है, इसलिए ऊनी वस्त्रों को क्षार रहित साबुन से धोना चाहिए। विरंजकों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ब्लीचेस। तीव्र क्लोरीन युक्त विरंजक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट का ऊन पर हानिकारक प्रभाव होता है, किंतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सोडियम परबोरेट ऊन को कोई हानि नहीं पहुंचाते। रंगाई। ऊन पर अम्लीय रंग आसानी से चढ़ जाते हैं क्योंकि अम्लीय रंगों के प्रति ऊन की अच्छी सादृश्यता है। फफूंदी तथा कीड़ों का प्रभाव। ऊनी वस्त्रों को बहुत कम फफूंदी लगती है, किंतु अगर इन्हें नमी वाले स्थान पर रख दिया जाए तो फफूंदी लग सकती है। ऊन को कीड़ों के बचाव से बचाने के लिए ऊन को धूप लगाकर नैपथलिन की गोलियां डालकर संग्रह करना चाहिए। पसीने का प्रभाव। क्षारीय पसीने से ऊनी वस्त्रों का रंग भद्दा हो जाता है तथा तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। अम्लीय पसीने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। लास्ट, सफाई तथा धुलाई, क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी। ऊनी कपड़ों पर स्केल होने के कारण इन पर धूल जल्दी जम जाती है। उत्तम प्रकार के ऊनी वस्त्रों को हमेशा शुष्क धुलाई करवानी चाहिए और जो घर में धोने वाले ऊनी वस्त्र हैं उनको हल्के डिटर्जेंट या रीठों से धोना चाहिए। इन कपड़ों को रगड़ना नहीं चाहिए, अपितु हल्के हाथों से दबाकर धोना चाहिए। रगड़ने से इन कपड़ों पर बूर आ जाती है और इन्हें निचोड़ने के लिए हल्के हाथों से यानी हाथों के बीच में दबाकर इन्हें निचोड़ना चाहिए और सुखाने के लिए इन्हें किसी समतल स्थान पर सुखाना चाहिए ताकि इनका आकार खराब न हो। ऊन का प्रयोग हाथ की बुनाई चीज़ें, कंबल, ट्वीड, खेलों के कपड़े, जैकेट, स्वेटर्स तथा सर्दी में प्रयुक्त होने वाले अन्य वस्त्र जैसे कि टोपी, जुराब आदि के लिए किया जाता है।